हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ। इसमें आपको 10 क्वेश्चन तक मैं लेकर के आया हूँ जो कि आने वाले वनडे एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे और कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे। और मैं ये 10 क्वेश्चन तो लेकर के आया हूँ, बट इसको जब मैं एक्सप्लेन करूँगा तो इसमें से आपको और भी तथ्य मिल जाएंगे जिसको आप नोट कर लीजिएगा और आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही अहम भूमिका निभा सकते हैं ये क्वेश्चन। और मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन होंगे आधुनिक भारत से रिलेटेड होंगे और आधुनिक भारत का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो अक्सर हर एक एग्ज़ाम में, हर एक वनडे एग्ज़ाम में हम लोग को देखने को मिल जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसके अंतर्गत मैं 10 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये और आप इनको पढ़िए और ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि मैं जो उसके बारे में एक्सप्लेन भी करूँगा तो उसमें आपको कई क्वेश्चन मिलने की संभावना है। आइए चलते शुरू करते हैं अपने प्रश्न। हाँ, तो पहला प्रश्न है हम लोगों का, खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। पहला ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा, डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा, फ़खरुद्दीन अली अहमद द्वारा या अली ब्रदर द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो अली ब्रदर द्वारा होगा। ये देखते हैं अली ब्रदर कौन थे। अली ब्रदर हमारे दो अली बंधु कहे जाते हैं, शौकत अली और मोहम्मद अली। शौकत अली और मोहम्मद अली। दोस्तों, राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी तो आप लोग माइंड मत कीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ, उसे आप नोट कर लीजिएगा। शौकत अली और मोहम्मद अली। खिलाफत आंदोलन हमारा कब हुआ था, इसका टाइमिंग है 1919 से लेकर के 1922 के बीच में। इसका कारण क्या रहा था, इसका कारण ये रहा था कि तुर्की में खलीफा के पद की समाप्ति कर दी गई थी। खलीफा को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिससे वहाँ पर तुर्की साम्राज्य में खलीफा पद की समाप्ति के डर से वहाँ के लोगों ने वहाँ पर विरोध प्रदर्शन चालू किया। खिलाफत आंदोलन चालू किया गया था, जिसके तहत इंडिया में अली ब्रदर्स ने, जो शौकत अली हैं, मोहम्मद अली हैं, इन्होंने भी इंडिया में इस आंदोलन को स्टार्ट किया और इस आंदोलन का नेतृत्व किया। और ये सबसे बड़ा कारण बना था हमारा असहयोग आंदोलन जो हमारा हुआ था, उसका खिलाफत आंदोलन भी एक कारण था। खिलाफत आंदोलन जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसके तो कहे जा सकते हैं, एक रॉलेट एक्ट आया था 1919 में और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और खिलाफत आंदोलन, ये तीनों कारण माने जाते हैं असहयोग आंदोलन के। असहयोग आंदोलन देखते हैं तो असहयोग आंदोलन हमारा कब हुआ था उसकी डेट देखते हैं। तो 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1922 तक असहयोग आंदोलन हमारा चला था। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने किया था और इसको वापस 5 फरवरी 1922 को गांधी जी ने इसको वापस ले लिया था। 5 फरवरी 1922 को इसको वापस ले लिया था। क्यों? क्योंकि गोरखपुर में चौरी चौरा हत्याकांड हो गया था। बहुत ही फेमस हत्याकांड है, आप लोग जानते होंगे। 22 पुलिसकर्मियों को एक बंद कमरे में जला दिया गया था। तो गांधी जी इससे आहत होकर के इन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। और असहयोग आंदोलन की अनुमति संबंधित एक हमारा अधिवेशन है कांग्रेस का, कौन सा है, नागपुर अधिवेशन 1920। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं, इतनी जानकारी इनफ होगी। हाँ, तो सेकंड प्रश्न हम लोगों के सामने आया है, इसको देखते हैं क्या है। किस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया। इसमें बेसिकली ये पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये लक्ष्य कब रहा है, पूर्ण स्वराज, मतलब कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हमें पूर्ण स्वराज की मांग कब उठी थी। तो इसके ऑप्शन है 1929 लाहौर अधिवेशन, लखनऊ 1916 अधिवेशन, त्रिपुरा अधिवेशन 1939, लाहौर अधिवेशन 1940। तो इसका सही ऑप्शन है, सही आंसर है लाहौर अधिवेशन 1929। लाहौर अधिवेशन 1929। आइए इसको देखते हैं, इसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित नेहरू। लाहौर अधिवेशन 1929 जो हुआ था उसके अध्यक्ष पंडित नेहरू थे। और इसी अधिवेशन में सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और कांग्रेस के मन से पहली बार झंडा फहराया गया था रवि नदी तट पर। लाहौर अधिवेशन 1929 में कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज की मांग कब की गई थी, अगर ये पूछ दिया जाए आपसे तो आप क्या आंसर देंगे। कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज की मांग कब की गई थी, तो इसका आंसर हुआ कलकत्ता अधिवेशन 1906।
कलकत्ता अधिवेशन 1906। इसके अध्यक्ष थे हमारे दादा भाई नौरोजी। पहली बार कांग्रेस के मंच से सर्वप्रथम स्वराज की मांग दादा भाई नौरोजी द्वारा 1906 कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था। और पूर्ण स्वराज की मांग कहा जाए तो लाहौर अधिवेशन 1929 पंडित नेहरू द्वारा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में दिया है जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी। तो इसके ऑप्शन है सांप्रदायिक पुरस्कार, साइमन कमीशन आयोग, गैर सहयोग आंदोलन, रॉलेट एक्ट अधिनियम। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हमारा जो हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो इसके पहले रॉलेट एक्ट हुआ था हमारा 6 फरवरी 1919 को। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है उससे पहले की महत्वपूर्ण घटना है रॉलेट एक्ट अधिनियम। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ये कब 1919 में हुआ था। रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा जाता है। काला कानून भी इसे कहा जाता है, अंधा कानून भी इसे कहा जाता है। गांधी जी द्वारा पहली बार अखिल भारतीय हड़ताल की घोषणा भी रॉलेट एक्ट के तहत ही की गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में ये हुआ था। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सतपाल की गिरफ्तारी हो गई थी, जिसके कारण लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड में। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है ये देखते हैं। ब्रिटिश द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई थी। ब्रिटिश द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई थी। इसमें कहा गया है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा या ब्रिटिशों द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति कब की गई थी। तो पहला ऑप्शन है चौरी चौरा हत्याकांड, दूसरा है जलियांवाला बाग त्रासदी, तीसरा है खिलाफत आंदोलन और डी ऑप्शन है गैर सहयोग आंदोलन। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड ऑप्शन बी। जलियांवाला बाग हत्याकांड में एक हंटर कमेटी बनाई गई थी ब्रिटिश द्वारा। जो हंटर कमेटी ने बताया था कि इसमें 379 लोग मारे गए हैं। बट कांग्रेस द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी, उसे कहते हैं मदन मोहन मालवीय जांच समिति। तो उसके द्वारा बताए गए थे कि मृतकों की संख्या 1000 से 1500 के लगभग थी। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसमें रविंद्रनाथ जी ने अपनी सर नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी, जो जॉर्ज पंचम द्वारा 1915 में इनको प्राप्त हुई थी। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन आ गया। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस अधिनियम को ब्लैक बिल के नाम से जाना जाता है। अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, रॉलेट एक्ट जब आया था उसमें, तो ब्लैक बिल, काला कानून, अंधा कानून, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 6 आ गया। भारत की स्वतंत्रता के समय यूके के प्रधानमंत्री कौन थे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यूके के प्रधानमंत्री मतलब कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। क्लीमेंट एटली। ऑप्शन डी सही होगा इसका। भारत के स्वतंत्रता के समय क्लीमेंट एटली जो थे वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ये विंस्टन चर्चिल। क्या विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा है। अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को कहा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन सामने आ गया। ये क्या कह रहा है कि बंगाल विभाजन के तुरंत बाद निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन हुआ था। ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, बी स्वदेशी आंदोलन, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी गदर आंदोलन। तो इसका सही ऑप्शन है बंगाल विभाजन के तुरंत बाद निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन हुआ था। बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन हुआ था। स्वदेशी आंदोलन हमारा कब हुआ था। 7 अगस्त 1905 को हुआ था। और बंगाल विभाजन हमारा कब हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 को। अब आप लोग सोचेंगे बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था और स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को हुआ था, तो ये बाद में कैसे हुआ। तो आइए जानते हैं कि बंगाल विभाजन की जो घोषणा हुई थी वो हुई थी 20 जुलाई या 19 जुलाई 20 जुलाई 1905 को हो गई थी। जब 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हो गई थी तो उसके बाद स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था।
लाल बाल पाल घोष के द्वारा, मतलब कि लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष द्वारा ये स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। इसमें विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी और बंगाल विभाजन बाद में जाकर के 16 अक्टूबर 1905 को लागू हो जाता है और बंगाल विभाजन कर दिया जाता है। बंगाल विभाजन का मुख्य कारण अंग्रेज़ों ने बताया था कि यहाँ की प्रशासनिक समस्या है, एरिया ज़्यादा बड़ा होने के कारण यह प्रशासनिक समस्या नहीं हो पा रही है, इस वजह से एक प्रशासनिक समस्या है, प्रशासन को संभाला नहीं जा रहा है, इस वजह से इसको विभाजित कर दिया गया। और भारतीयों द्वारा मानना था कि ये हिंदू मुस्लिम में एक तरह से बंगाल को हिंदुओं को अलग बांट दिया गया था और मुस्लिम जो बाहुल क्षेत्र था उसको अलग बांट दिया गया था। इस तरह से ये जो पश्चिमी क्षेत्र, ये पूर्वी क्षेत्र था वो हमारा मुस्लिम बाहुल क्षेत्र था और ये जो पश्चिमी क्षेत्र था जिसको आजकल हम लोग पश्चिम बंगाल के नाम से जानते हैं, ये हमारा हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था। तो इनको दो भाग में बांट दिया गया था। जो पूर्वी बंगाल था वो आजकल बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। ओके दोस्तों, क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है। रॉलेट एक्ट को वर्ष, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिखा है। रॉलेट एक्ट को, हाँ यहाँ पर ये होना चाहिए, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया। तो आसान क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन में हम लोग पढ़ के आए हैं 1919। रॉलेट एक्ट को काला कानून, अंधा कानून, बिना वकील अपील, बिना दलील का कानून कहा गया है। ये मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। साइमन कमीशन का भारतीयों ने बहिष्कार क्यों किया था। साइमन कमीशन का भारतीयों ने बहिष्कार क्यों किया था। ऑप्शन नंबर ए, इसने भारतीयों की नागरिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने की मांग की। ऑप्शन नंबर बी, इसने भारत के विभाजन का प्रस्ताव दिया। ऑप्शन नंबर सी, यह भारतीय प्रतिनिधित्व के बिना एक सर्वश्वेत आयोग था। ऑप्शन नंबर डी, इसमें राष्ट्रवाद को शामिल करने के उपायों का प्रस्ताव था। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ऑप्शन नंबर सी, साइमन कमीशन लंदन में 1927 को आया, भारत मुंबई 1928 को आया। इसको साइमन कमीशन इसको श्वेत कमीशन कहा जाता है, वाइट कमीशन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था और सभी एक तरह से अंग्रेज गोरे शामिल थे, इस वजह से इसको श्वेत कमीशन या वाइट कमीशन कहा गया। भारतीयों को एक तरह से सांवला रंग इस तरह के लोग यहाँ पाए जाते थे, इस वजह से हम लोगों के मुकाबले वो लोग ज़्यादा गोरे होते थे, इस वजह से उनको गोरे लोग कहते हैं। और साइमन कमीशन इसी वजह से श्वेत कमीशन और वाइट कमीशन कहा गया। और साइमन कमीशन का सर्वाधिक विरोध लाहौर में हुआ था 1928 में। लाहौर में अक्टूबर 1928 में सबसे अधिक विरोध हुआ था और लाला लाजपत राय ने इसका सबसे अधिक विरोध किया था। लाला लाजपत राय को हम लोग पंजाब केसरी और शेरे पंजाब के नाम से जानते हैं। लाला लाजपत राय की एक पुस्तक है, उसे अनहैप्पी इंडिया कहा जाता है। सैंडर्स द्वारा इन पर लाठीचार्ज किया गया था, जिसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद इन्होंने लाठीचार्ज के बाद इन्होंने कहा था, मेरे शरीर पर लगी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के एक किल साबित होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। किस लड़ाई ने भारत में ब्रिटिश शासन की सर्वोच्चता स्थापित की। ऑप्शन नंबर ए है प्लासी की लड़ाई 1957, बक्सर की लड़ाई 1964, तीसरा मैसूर युद्ध 1990-92, चौथा मैसूर युद्ध 1799। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बक्सर की लड़ाई 1964। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बक्सर का युद्ध 1964 बोल दिया मैंने। बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई थी। बक्सर की लड़ाई 1764 जो हुई थी, बंगाल के नवाब मीर कासिम थे, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला थे और बादशाह शाह आलम द्वितीय, इनकी एक संयुक्त सेना हेक्टर मनरो से लड़ी थी। एक तरफ हेक्टर मनरो था और इसमें ये लोग सभी लोग हार गए थे और हेक्टर मनरो की विजय हुई थी। और उसके बाद ही मान लिया जाता है कि अंग्रेज़ों का शासन यहीं से
प्रारंभ हो गया, मतलब कि अंग्रेज़ों के यहाँ सत्ता चलेगी। और 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जो दीवानी थी वो अंग्रेज़ों को सौंप दी गई। इसलिए माना जाता है ब्रिटिश शासन को सर्वोच्चता यहीं से ही स्थापित हुई। क्वेश्चन पूरे हो गए दोस्तों। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे और क्वेश्चन अच्छे लगे हों और मेरा एक्सप्लेनेशन ठीक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं समय समय पे आपको ऐसे वीडियो देता रहूँगा। ओके, धन्यवाद दोस्तों।